नमस्कार। मैं स्पेशल टीचर सुकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी में विशेष शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज बच्चों आप लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में समझाऊंगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी के नेचुरल नीड्स व इंटरवेंशन क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आपको डेफिनेशन और उसकी टाइप व कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊंगा। अधिगम अक्षमता का अर्थ और परिभाषा दोनों अलग अलग हैं। अधिगम अक्षमता दो शब्दों से, दो पदों से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें अधिगम अलग होता है और अक्षमता अलग होता है। अधिगम शब्द जो होता है उसका मतलब होता है सीखने से, और अक्षमता का मतलब होता है उसके अभाव से या उसकी क्षमता की अनुपस्थिति से होता है। अर्थात सामान्य भाषा में हम अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने में कठिनाई को समझने में के लिए हम एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए मजबूत अभिप्रेरणा, सकारात्मक आत्मछवि और उचित अध्ययन प्रथाएं एवं रणनीतियां आवश्यक शर्तें होती हैं। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। अधिगम अक्षमता को वाक भाषा, पठन, लेखन, अंकगणित प्रक्रियाओं में से किसी एक या इससे अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति या अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता या संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता का। संवेदी अक्षमता अथवा संस्कृति का कारक होता है, जो कर्क ने 1963 में लिखा है। इसके पश्चात से अधिगम अक्षमता को परिभाषित करने के लिए विद्वानों ने निरंतर प्रयास किए गए, लेकिन कोई सर्वमान्य परिभाषित विकसित नहीं हो पाई। अमेरिका में विकसित फेडरल परिभाषा के अनुसार विशिष्ट अधिगम अक्षमता को लिखित और मौखिक भाषा के रूप में समझने में शामिल एक या एक से अधिक वैज्ञानिकों की प्रक्रिया में विकृति, जो व्यक्ति की सोच, वाक, पठन, लेखन, अंकगणित, गणना को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित करता है, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत इंद्रिय जनित विकलांगता, मस्तिष्क क्षति, अल्पतम असामान्य दिमागी प्रक्रिया, डिसलेक्सिया, विकासात्मक वाचघात आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत जैसे ऐसे बालक नहीं सम्मिलित किए जा सकते जो दृष्टि में हो, या दृष्टि अक्षमता जिसकी दृष्टि में कमज़ोर हो, या श्रवण जिसको सुनने में दिक्कत हो, या गामक विकलांगता जो चलने फिरने में दिक्कत हो, या संवेगात्मक विक्षोभ, या मानसिक मंदता, या सांस्कृतिक या आर्थिक दोष के परिणाम अधिगम संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। वर्ष 1994 में अमेरिका की अधिगम अक्षमता की राष्ट्रीय संयुक्त समिति द नेशनल जॉइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज ने अधिगम अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम अक्षमता एक सामान्य पद है जो मानव के अनुमानतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न आंतरिक विकृतियां के समूह, जिसमें बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने व तर्क करने व गणितीय क्षमता के प्रयोग में कठिनाई शामिल होते हैं, को दर्शाता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अधिगम अक्षमता अन्य प्रकार की अक्षमताओं जैसे कि संवेदी अक्षमता, मानसिक मंदता, गंभीर संवेगात्मक विक्षोभ या सांस्कृतिक भिन्नता, अनुपता के प्रभाव के कारण भी होता है, लेकिन ये दर्शाए
अधिगम अक्षमता के प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करती है। ऐतिहासिक परिदृश्य इसका क्या है? अधिगम अक्षमता इतिहास के दृष्टिपात करके पाएंगे इस पद ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल कर्क ने किया था। जैसे मैंने आप बताया, आप मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से सुनो। और यही पद आज सार्वभौमिक व सर्वमान्य है। इसके पूर्व विद्वानों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र के आधार पर अनेक नामकरण किए थे, जैसे न्यूनतम मस्तिष्क क्षतिग्रस्ता आदि। इसमें इसका जो प्रारंभ काल होता है, ये होता प्रारंभ काल, रूपांतर काल व स्थापना काल। प्रारंभ काल में क्या होता है? यह काल अधिगम अक्षमता जो हमारे दिव्यांगता होती है, इस अक्षमता के अनुभव से संबंधित है। जैसे 1802 से लेकर के 1946 के मध्य का यह समय अधिगम अक्षमता के लिए कार्यकारी साबित हुआ। अधिगम अक्षमता प्रत्येक की पहचान एवं विकास इसी प्रकार से आरंभ हुई। इसकी पहचान व उपयुक्त निराकरण हेतु प्रयास किए जाने लगे। रूपांतर काल क्या होता है? इसका जो दूसरा काल है, यह काल अधिगम अक्षमता के क्षेत्र में एक नए रूपांतर का काल के रूप में जाना जाता है, जब अधिगम अक्षमता एक विशेष अक्षमता के रूप में स्थापित हुई, तथा जब अधिगम अक्षमता प्रत्यय का उदय हुआ। इन दोनों के मध्य का जो संक्रमण का काल होता है उसको रूपांतर काल कहा जाता है। स्थापन काल क्या होता है? 60 के दशक के मध्य में अधिगम अक्षमता से संबंधित कठिनाइयों को सामूहिक रूप से पहचान प्राप्त हुई, और इस काल में सैमुअल कर्क ने 1963 में अधिगम अक्षमता, जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द को प्रतिपादित किया। और 60 के दशक के बाद इस क्षेत्र में अनेक विकासात्मक कार्य किए। विशिष्ट शिक्षा में अधिगम अक्षमता एक बड़े उपक्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित हुई। कुर्कसैक ने 1972 में, एक वैज्ञानिक थे जो कुर्कसैक के नाम से जाने जाते हैं, 1972 में 40 शब्दों का एक शब्दकोश विकसित किया। इसी क्रम से यदि आप कुर्तगोल रिटर्न द्वारा 1927 में, 1936 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में किए गए कार्यों का अगर मूल्यांकन करते हैं तो आप पाएंगे कि उनके द्वारा वैसे मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्त सैनिकों जो प्रथम विश्व युद्ध में कार्यरत थे, उनकी अधिगम समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। वहीं अधिगम अक्षमता का आधार स्तंभ है। उनके अनुसार ऐसे लोगों से अनुक्रिया प्राप्त करने में अधिकतर प्रयत्न करना पड़ता है। इनमें आकृति पृष्ठभूमि भ्रम बना रहता है। ये अति क्रियाशील होते हैं तथा इनकी क्रियाएं उत्तेजनात्मक होती हैं। एक वैज्ञानिक थे स्ट्रांस, 1939 में, उन्होंने अपने अध्ययन में कुछ लक्षण इस तरह के बताए कि मूलतः अधिगम अक्षम बालक को या किशोरों में मिलते हैं। कुर्कसैक वाइस वेलेन 1957 में अपने अधिगम अक्षमता संबंधित अध्ययन में केवल ऐसे बालकों का बल दिया गया है जो बुद्धिलब्धि परीक्षण पर सामान्य से कम बुद्धिलब्धि रखते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि किसी बालक की बुद्धिलब्धि न्यून है, कम है और साथ में न्यूनतम क्षमताओं, शैक्षिक क्षमताओं को प्राप्त करता है, तो उसकी शैक्षणिक योग्यता की न्यूनता का कारण बल बुद्धि का न्यूनता है ही है। बल बुद्धि का कारण उसका न्यूनता ही है। और इन अध्ययनों को सैमुअल कर्क ने अपने अध्ययन का आधार बनाया और कहा कि अधिगम अक्षमता सिर्फ शैक्षिक न्यूनता ही नहीं है, यह न्यूनतम मस्तिष्क क्षतिग्रस्ता पढ़ने में दक्षता की समस्या है। अधिगम अक्षमता सिर्फ वह अतिक्रियाशील आदि गुणों का समूह है। जो बालकों में सारे गुणों को संयुक्त रूप से पीड़ित है वह अधिगम अक्षम बालक हैं। अधिगम अक्षम की जो बालक हैं उनकी कुछ विशेषताएं इस तरह से होती हैं, जैसे मैंने बताया कि अधिगम अक्षमता की प्राकृतिक विशेषता अधिक कठिनाई श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, वाक्य एवं संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती हैं। समस्या का समाधान होते हैं। अधिगम संबंधी वह कठिनाई समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत अधिगम अक्षमता उस स्थिति को कहते हैं जहां व्यक्तियों की योग्यता
एवं उपलब्धि में एक विशिष्ट स्पष्ट अंतर हो और स्नायु जनित होता है, यह व्यक्ति विशेष में आजीवन उपस्थित रहता है। चूँकि अधिगम अक्षमता को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है और जनगणना में अधिगम अक्षमता को आधार नहीं बनाया जाता है, इसलिए देश में मौजूदा अधिगम अक्षम बालकों में के संबंध में ठीक आंकड़ा प्रदान करना तो अति मुश्किल है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार यह कहा जा सकता है कि देश में इस प्रकार के बालकों की संख्या अन्य प्रकार के बालकों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। यह संख्या देश में उपलब्ध कुल स्कूली जनसंख्या के 41% तक जा सकता है। 1 से लेकर के 41% तक इन बच्चों की संख्या जा सकती है जो अधिगम अक्षम बच्चे हैं। सन 1912 में चेन्नई में एक समावेशी शिक्षा व व्यावसायिक विकल्प विषय पर संपन्न हुई एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लर्न 2012 में विशेषज्ञों द्वारा कहा गया कि भारत में लगभग 10% बालक अधिगम अक्षम हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 27, 2012 में ये लेख छपा हुआ था। अधिगम अक्षमता की विभिन्न मान्यताओं पर दृष्टिपात करने से अधिगम अक्षमताओं संबंध को आप निम्नलिखित बातों से दृष्टिगोचर होगी। जैसे अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, यह स्थायी रूप होता है, अर्थात एक व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रह सकता है। एक व्यक्ति विशेष आजीवन अधिगम अक्षम हो सकता है। यह कोई एक विकृति नहीं है बल्कि विकृतियों का एक विशेष समूह होता है। यह एक अलग अलग विकृति नहीं है, यह एक विकृतियों का एक विषम समूह हो सकता है। इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार व विशेषताएं पाई जाती हैं। चूँकि यह समस्या केंद्रीय तांत्रिक तंत्र की कार्यरूपता से संबंधित है, यह एक जैविक समस्या है। यह अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ भी हो सकता है, जैसे अधिगम अक्षमता संवेगात्मक विक्षोभ तथा श्रवण, सोच, वाक, पठन, लेखन, गणितीय गणना में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में प्रकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है। जैसे इस तरह से मैंने बताया कि अधिगम अक्षम के लक्षणों के बारे में जो बालकों में विशेषताओं के संदर्भ में होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ कि ये जो अधिगम अक्षम बच्चे होते हैं ये बिना सोचे विचारे कार्य करते हैं। ये बिना सोचे विचारे कार्य करना होता है। ऐसे अधिगमों के लिए उपयुक्त आचरण नहीं करना, निर्णायक क्षमता नहीं करनी, निर्णायक क्षमता का अभाव होना, स्वयं के प्रति लापरवाह होना, लक्ष्य से आसानी से विचलित हो जाना, तर्क वितर्क नहीं करना, सामान्य ध्वनियों या दृश्यों के प्रति आकर्षण हो जाना, ध्यान कम केंद्रित करना या ध्यान का भटकाव हो जाता है। भावात्मक अस्थिरता, कोई भावात्मक इनके अंदर कोई भावना नहीं होती है, कम होती है, अस्थिरता होती है, टिकाव नहीं होता है, एक ही स्थिति में शांत या स्थिर रहने की असमर्थता, स्वयं प्रगति के प्रति लापरवाही बरतना, सामान्य से ज़्यादा सक्रियता होना, गामक क्रियाओं में बाधा होना, कार्य करने की मंद गति, बहुत स्लो कार्य करते हैं, सामान्य कार्यों को संपादित करने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल न होना, क्षीण स्मरण शक्ति का होना, बिना बाह्य हस्तक्षेप के अन्य गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ होना और प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष, ये इस तरह के अधिगम अक्षम बच्चों में पहचान पाई जाती है। अधिगम अक्षम बच्चों का थोड़ा सा एक वर्गीकरण किया जाता है, टाइप ऑफ मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अधिगम अक्षम एक वृहद प्रकार के कई प्रकार के आधारों पर विभेदीकृत है, मतलब विभेदीकरण किया जाता है। ऐसे विभेदीकरण अपने उद्देश्यों को अनुकूल इनके विभेदीकरण ब्रिटिश कोलंबिया 2011 ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया एक सपोर्ट स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी एक गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया है, जिसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक ऐसी अधिगम अक्षमता का एक कारण है जिसको पढ़ने में समस्या होती है। डिस्ग्राफिया के अंदर क्या होता है कि उस बच्चे को लिखने में समस्या होती है। उसको जैसे एक फिल्म आई थी ना तारे ज़मीन पर, जिसमें उस बच्चे को लिखा हुआ उल्टा दिखाई देता था, इस तरह से इसमें डिस्ग्राफिया के अंदर मतलब बच्चे को लिखा हुआ उल्टा सीधा दिखाई देना होता है।
डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है, गणितीय कौशल में गणित के अंक जो होते हैं उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, किसी का जोड़ घटा करना या तर्क वितर्क करना किसी सवाल के बारे में वो नहीं कर पाता है। डिस्ग्राफिया कोई शब्द बोलने में वाक क्षमता संबंधी विकार होना। डिस्प्रेक्सिया लेखन या चित्रांकन संबंधी विकार होना। डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार होना। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार होना। विजुअल परसेप्शन डिस्क्रप्शन दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी विकार होना। सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ आर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यह इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार होना। यह ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर संगठनात्मक पठन संबंधी विकार होना। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि अधिगम क्षमता की क्या किस तरह से होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कितने प्रकार की होती है, क्या इसके लक्षण है। आगे अगली वीडियो में ये जो मैंने आपको वर्गीकरण टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी बताया है इनके बारे में खुल के विचार बताऊंगा, इनके बारे में मैं खुल के बताऊंगा कि आगे ये वर्गीकरण किस तरह से होता है और इनकी डेफिनेशन जैसे मैंने बताई थी डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेसिया, इनके बारे में मैं खुल के स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि इनमें क्या क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या कठिनाई होती है, उसको कैसे पहचाना जाता है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो का इंतज़ार करना।